स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला भोजन का जो ऑक्सीकरण है उसे हम क्या बोलते हैं? अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन के अंदर चूँकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसलिए भोजन का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो जो उसके अंतिम उत्पाद होते हैं वो एथिल अल्कोहल और CO2 मुक्त होंगे। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 2 ATP। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है अनोक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन, जिसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और साथ में एथिल अल्कोहल और CO2 और साथ साथ कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, चूँकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का उपयोग न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, नहीं CO2 मुक्त होती है। अतः वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में कॉमन चलता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम EMP मार्ग भी कहते हैं, जो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अतः ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा जो पायरुविक एसिड बनता है उस पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भविष्य होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और CO2 निकलते हैं, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन की क्रिया विधि कैसे संपन्न होती है वहां आप यहां देखिए, शर्करा का एक अणु, ये क्या है? 1 मोल, जिसमें 6 कार्बन है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में जो इसका अपघटन होता है तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या निकलेगा? पायरुविक एसिड। और साथ में ऑक्सीकरण है तो H+ आयन मुक्त होते हैं। H+ आयन जो 4H+ आयन निकलते हैं वो NAD के द्वारा ग्रहण करके किस में बदल जाते हैं? NADH2 में। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का जो अपघटन होता है तो एथिल अल्कोहल पायरुविक एसिड के साथ साथ NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स मुक्त होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो इसका भविष्य है पायरुविक एसिड का, तो पायरुविक एसिड सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, अर्थात इसका क्या होगा? विकार्बोक्सिलीकरण, जिसमें CO2 बाहर निकलेगी। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 मुक्त करके एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदलेगा? एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अर्थात इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, इस एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए इस एसिटाल्डिहाइड को क्या करना होगा? अपचयित होना होगा। अपचयित होने के लिए इसको क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? H+ आयन की। तो ध्यान से देखिए आप, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज हुए थे, अर्थात यहाँ पर H+ आयन है, ये NADH2 से वापस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 से H+ आयन को, 4H+ आयन को ये ग्रहण करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ से क्या लेगा? 4H+ आयन। ये 4H+ आयन ये ग्रहण करेगा और इस किस में बदल जाएगा? ये एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम इसको शॉर्ट रिएक्शन देखें तो शर्करा का 1 मोल विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में अनोक्सी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल CO2 मुक्त करता है। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, जिसका शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। साथ में यहाँ देखिए 2 ATP ऊर्जा मुक्त हो रही है केवल। ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो पायरुविक एसिड बनता है, इस पायरुविक एसिड के निर्माण के साथ साथ 2 ATP नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस बात की चर्चा की थी। ठीक है, साथ साथ देखो जो 6 ATP बन रहे थे, किससे? 2 NADH2 के द्वारा। तो यहां पर एथिल अल्कोहल के निर्माण में 2 NADH2 का उपयोग हो जाता है। यहां देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में बनने वाला जो NADH2 के 2 मोल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वापस एथिल अल्कोहल के निर्माण में काम आ जाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बनने वाले NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स ETS में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अर्थात
6 एटीपी ऊर्जा नहीं बन पाती है। इस कारण यहाँ केवल 2 एटीपी ऊर्जा ही जो नेट प्रॉफिट के रूप में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बन रही थी वही प्राप्त होती है। तो हमने लिखा है अनोक्सिक श्वसन के समय ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा केवल 2 एटीपी ऊर्जा ही मुक्त होती है। ठीक है, ये आप तो ये अनोक्सिक श्वसन की जो क्रिया है जिसमें एथिल अल्कोहल, CO2 आदि का निर्माण होता है और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन। किण्वन की जो क्रिया है एक अनोक्सिक श्वसन के समान ही किण्वन की जो क्रिया है वो सूक्ष्म जीव और कवकों के माध्यम से संपन्न होती है। कुछ उच्च कोटि के पादपों में भी फर्मेंटेशन हो सकता है या होती है। ठीक है, तो अनोक्सिक श्वसन जिसमें हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थ अर्थात शर्करा का जो अपघटन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो किण्वन क्रिया भी एक प्रकार से अनोक्सिक श्वसन की क्रिया ही है, यानी दोनों बिल्कुल समान क्रियाएं जिसमें दोनों में न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और बल्कि बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी दोनों समान होते हैं। ठीक है, बस अंतर इतना होता है कि अनोक्सिक जो श्वसन की क्रिया है वो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, जबकि किण्वन की जो क्रिया है, फर्मेंटेशन की जो क्रिया है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, अर्थात इसमें सूक्ष्म जीवों के शरीर से बाहर निकलकर एंजाइम वगैरह कार्य करते हैं। किसमें? किसी कोशिकीय माध्यम के अंदर कार्य करते हैं। माध्यम कौन हो सकता है? शर्करा हो सकती है या अन्य कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कि जो किण्वन है फर्मेंटेशन अनोक्सिक श्वसन की किस समान क्रिया है जो सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणु, कवक आदि के अंदर संपन्न होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है ये। एक्स्ट्रा सेलुलर अर्थात इसमें एंजाइम जीव शरीर के बाहर अर्थात कोशिका के या जीवाणुओं के बाहर निकलकर किसी माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे दूध का दही में जम जाना। तो लैक्टोबैसिलस द्वारा लैक्टेज एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है वो लैक्टोज शर्करा के अंदर होता है, जिससे लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन सी प्रोसेस हुई? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है ये। इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सेम अनोक्सिक श्वसन के समान, जिसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अल्कोहल बन सकता है या फिर कार्बनिक अम्ल और CO2 साथ कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो लुईस पाश्चर 1857 इन्होंने प्रमाणित किया कि जो अल्कोहल का निर्माण होता है, इसका अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर होने वाली उपापचयिक क्रियाओं का परिणाम है। यानी सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर जो उपापचयिक क्रिया होती है उन उपापचयिक क्रियाओं के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल अर्थात अल्कोहल का निर्माण होता है। अतः बुकनर ने 1897 में सबसे पहले ऐसे ही एक पदार्थ को पृथक किया, किसमें से? यीस्ट कोशिकाओं से। तो इन्होंने क्या किया? शर्करा के विलयन में यीस्ट कोशिकाओं को डाला और देखा कि एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अतः इन्होंने यीस्ट कोशिकाओं से किण्वन क्रिया के लिए उत्तरदायी पदार्थ को पृथक किया, जिसका नाम रखा था जाइमेज। जाइमेज आपको शायद ध्यान होगा, प्रीवियस वीडियो में आया था एंजाइम वाले में कि जाइमेज इज द फर्स्ट एंजाइम। तो जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो बिना किसी सूक्ष्म जीव के बाहर भी किसी माध्यम में इसको पृथक रूप से डाल दिया जाए तो ये शर्करा का क्या कर देगा? किण्वन कर देगा, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से किण्वन क्रिया के लिए उत्तरदायी पदार्थ को पृथक किया, जिसका नाम रखा था जाइमेज एंजाइम। जाइमेज इज द फर्स्ट एंजाइम। देखिए यहाँ पर कि शर्करा का विलयन जिसमें यीस्ट कोशिकाओं को डाला और अल्कोहल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस यीस्ट कोशिकाओं में एक ऐसे पदार्थ को इन्होंने पृथक किया जिसका नाम क्या रखा? जाइमेज। और जाइमेज क्या है? फर्स्ट एंजाइम है। राइट, अब देखिए किण्वन जो क्रिया है, किण्वन क्रिया के टाइप क्या क्या है? या तो किण्वन क्रिया में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा या फिर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। अतः उत्पत्ति के आधार पर किण्वन क्रिया 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है अल्कोहलिक किण्वन, अर्थात एक ऐसा किण्वन जिसके माध्यम से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाएगा? अल्कोहलिक किण्वन कहलाता है। यदि अल्कोहलिक किण्वन में किण्वन क्रिया को डायरेक्टली देखें अपन तो रिएक्शन सेम आती है। क्या? ये शर्करा का विलयन जिसमें यीस्ट कोशिकाओं को डाला और अल्कोहल का निर्माण हुआ। तो अल्कोहलिक जो किण्वन है वो किस में होती है? यीस्ट कोशिकाओं में होती है, कवकों में होती है। ठीक है, उच्च कोटि के पादपों में हो सकती है। ठीक, अब देखिए जो अल्कोहलिक किण्वन जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से संपन्न होती है उसको डायरेक्टली अपन इस टाइप से लिख सकते हैं
यीस्ट कोशिकाओं के माध्यम से। यदि इसको एंजाइम के द्वारा हम दिखाएं तो ये क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, जैसा कि अपन ने अनोक्सी श्वसन में देखा है। सबसे पहले क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा, फर्स्ट जो चरण आता है उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा जो पायरुविक एसिड बनता है, इस पायरुविक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड और CO2 मुक्त हो जाती है। ठीक है, इन क्रियाओं में जैसे ब्रेड का निर्माण होता है, कोल्ड ड्रिंक का जो निर्माण होता है, इनमें जो किण्वन क्रिया होती है उसमें CO2 जो रिलीज होती है, उस CO2 के कारण ही जो ब्रेड वगैरह होती है वो स्पंज होती है। कैसी होती है, स्पंज ही होती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो मूवमेंट कराने के बाद जो इसके अंदर झाग निकलते हैं वो किसके कारण निकलते हैं, CO2 के कारण निकलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा जो पायरुविक एसिड बनता है, इस पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, विकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। सेकंड चरण में इस एसिटाल्डिहाइड का क्या होता है, डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा बनने वाला जो NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहां से वापस H+ आयन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यदि अपन को एंजाइमिक प्रोसेस के द्वारा दिखाएं तो ये 2 स्टेप में इस 2 स्टेप्स के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। यदि इसको डायरेक्टली अपन जीवाणु के माध्यम से दिखाएं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से दिखाएं तो इस क्रिया को अपन डायरेक्टली इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड आता है लैक्टिक एसिड किण्वन। लैक्टिक एसिड किण्वन जिसे बोलते हैं दूध से दही का निर्माण होना, दूध का खट्टा होना, दूध का जम जाना, दही का जम जाना। तो इसमें क्या होता है, यह क्रिया लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के माध्यम से संपन्न होती है। तो दूध को गर्म करके जो ठंडा करते हैं, हल्का ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें जो जामन डालते हैं, जिसमें इनिशियल प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जो डाला जाता है, दही की कुछ मात्रा डाली जाती है, उसमें क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे। और लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहां देखिए दुग्ध शर्करा था लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। यदि इसको एंजाइमिक प्रोसेस के द्वारा देखें तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बनने वाला जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बना, साथ में NADH2 के 2 मोल्स बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बनने वाला जो पायरुविक एसिड है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ आयन को वापस ग्रहण करके लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। स्टूडेंट्स आप यहां एक बात ध्यान से देखिए कि हमने यहां पर लिखा है ये क्रिया मांसपेशियों में भी संपन्न होती है। किसमें होती है, ये मांसपेशियों में भी संपन्न होती है। यानी हम लोग जब ज्यादा वर्क करते हैं, अधिक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो अधिक एक्सरसाइज या ज्यादा वर्क करने पर हम प्राय थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, उसका कारण क्या है कि अधिक एक्सरसाइज या अधिक वर्क करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो अधिक ऊर्जा कहां से आती है, जब भोजन का ऑक्सीकरण अधिक होगा तो अधिक ऊर्जा मिलेगी। भोजन की ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन श्वसन दर से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, अतः उस अवस्था में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या पड़ जाती है, कम। अतः ऑक्सीजन की कम मात्रा में इस भोज्य पदार्थ का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड जैसे ही बना, मांसपेशी हमारी थक जाती है और मांसपेशी थकने के कारण हम भी कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीका से कौन सी है, लेकिन आपको ध्यान रखना जो हम रक्त परिसंचरण वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे कि हृदय की जो एंडोकार्डियम पेशियां होती हैं उनके अंदर कभी भी, हृदय पेशियों में कभी भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, इस कारण हमारा जो हृदय होता है 24 आवर लगातार कंटिन्यूअस कार्य करता रहता है, जबकि हमारी शरीर की पेशियों में, मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बनने के कारण मांसपेशी हमारी थक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। एसिटिक अम्ल जो किण्वन की क्रिया होती है, अर्थात जिसमें सिरका है, यानी कि एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है, यह क्रिया एक जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है जिसे बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है
जो पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो डिकार्बोक्सिलेज अर्थात विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा अर्थात CO2 को त्याग कर किस में बदलेगा, एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड जल योजन द्वारा किस में बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किण्वन की क्रिया कौन सी होती है, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। इसी प्रकार से ब्यूटारिक अम्ल किण्वन होता है। ब्यूटारिक अम्ल किण्वन की क्रिया है जो कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है, इसका नाम है बैसिलस ब्यूटारिकस या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम नामक जीवाणु। इस क्रिया में जो शर्करा होती है वो ब्यूटारिक एसिड में बदल जाती है, साथ साथ इसमें से CO2 अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार फर्मेंटेशन की क्रिया पूरी होती है जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है या विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण। इसके अलावा फर्मेंटेशन के अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि चाय की पत्तियों का सड़ना। चाय की जो पत्तियां होती है उनको तोड़ करके उनको किण्वन क्रिया द्वारा सड़ाया जाता है, जैसे अपन चाय बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से चमड़े की टैनिंग होती है, जिससे लेदर के पर्स वगैरह है, बेल्ट वगैरह है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार तंबाकू की पत्तियों का तंबाकू का निर्माण करते हैं। ठीक है, तंबाकू के अलावा पटसन का अपलगन होता है, अपलगन का मतलब पृथक्करण होता है। जो पटसन होता है उसके द्वारा उसके रेसे अलग किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रस्सी, जूट वगैरह का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हमारा कौन सा टॉपिक हुआ, अनोक्सी श्वसन और फर्मेंटेशन का। ठीक है।